हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन विथ एमआर में। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपको मैं इस थ्योरी को फुल शॉर्ट नोट्स से समझाऊंगा, जिससे आपको नोट्स बनाने की तो दिक्कत ही नहीं होगी। इस थ्योरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए थ्योरी को शुरू करते हैं। तो देखिए, वीबीटी का फुल फॉर्म होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम हिटलर व लंदन ने तरंग यांत्रिकी के आधार पर समझाया था 1927 में। सेकंड है, पॉलिंग तथा स्टेलर ने वीबीटी में अनुनाद संकरण तथा दिशात्मक गुण को समझाया, अतः इसे HLPS, हिटलर लंदन पॉलिंग और स्टेलर सिद्धांत भी कहते हैं। अब इस सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि इस सिद्धांत से हमें किस प्रकार सहसंयोजक बंध के निर्माण के बारे में पता चलता है कि सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार दो एटम्स के बीच के सहसंयोजक बंध का निर्माण उनके ऐसे ऑर्बिटल से परस्पर अतिव्यापन ओवरलैपिंग से होता है जिनमें केवल एक एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण भी विपरीत दिशा में होता है। इसका मतलब है कि जो बंध बनता है, दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध बनता है, उसमें जो परमाणुओं के बाह्यतम कोश के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका जो चक्रण है वो भी विपरीत दिशा में होता है। और जब वो आसपास आते हैं, पास पास, तो क्या उनमें क्या अट्रैक्शन होता है, जिससे वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। इसलिए क्या है कि उनका चक्रण भी विपरीत दिशा में होना चाहिए और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी एक एक होने चाहिए। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत मुख्य रूप से उप सहसंयोजक यौगिकों के बनने, उसकी ज्यामिति, आकृति एवं चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत है जो अणु की ज्यामिति, आकृति, चुंबकीय गुण, चुंबकीय आघूर्ण, इनके बारे में है व्याख्या करता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसमें H2 अणु बनाते हैं। तो देखिए, H हाइड्रोजन के दो परमाणु लिए हमने, इनके बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों का चक्रण है वो भी आप देख रहे हैं, इनका विपरीत चक्रण है। जब ये दोनों घूमते हुए आसपास आते हैं, पास पास आते ही क्या है, इनमें ओवरलैपिंग होती है, अट्रैक्शन होता है पहले, और फिर क्या है, इनमें ओवरलैपिंग होती है और ये एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़कर ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, अर्थात सहसंयोजक बंध। इस प्रकार ओवरलैपिंग से एक है जो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, हम थोड़ा इस थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी मोटी मोटी बातें हैं वो जान लेते हैं। तो देखिए, बॉन्ड या बंध का निर्माण है वो एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणुीय कक्षकों की ओवरलैपिंग, अतिव्यापन से होता है। ये देखिए, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वो किससे हुआ है, इससे पहले क्या है, ओवरलैपिंग हुई थी, अतिव्यापन हुआ। अतिव्यापन हुआ तभी है बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, अन्यथा बॉन्ड नहीं बनता। नेक्स्ट है, देखिए, ओवरलैपिंग की क्रिया में ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल्स के संपर्क भाग एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। यहाँ देखिए, जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ, तो ओवरलैप्ड होने वाले जो ऑर्बिटल्स है, ये कक्षक है, इनका जो ये संपर्क भाग है, यहाँ से ये एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, अर्थात जुड़ जाते हैं, और जुड़कर दो बंध बनाते हैं, एक पाई और एक सिग्मा। यहाँ हमें एक सिग्मा बॉन्ड ही मिल रहा है। पाई और सिग्मा कब बनते हैं वो आगे मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हो, ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल्स तभी स्थायी बॉन्ड बनाते हैं जब उनके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। इसका मतलब है कि जब ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड बनाते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन सक्रिय हों और उनका जो चक्रण है वो भी विपरीत दिशा में हो, तभी वो एक स्थायी और जो मजबूत बॉन्ड है वो बना सकते हैं।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों का विपरीत दिशा में चक्रण होने से एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और जिससे एक स्थायी बंध बनता है। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन है वो पास पास आते हैं और उनका जो चक्रण है वो विपरीत हो जाता है, विपरीत होता है, तो क्या है उनका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज होने से वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और वो एक स्थायी बॉन्ड बना लेते हैं। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम घनत्व दोनों परमाणुओं के बीच में रहता है। जब ओवरलैपिंग होती है, अतिव्यापन होता है, तो उनका जो घनत्व होता है वो बीच में मतलब नाभिकीय क्षेत्र में रहता है। नेक्स्ट है जब भी बंध बनता है तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल कक्षकों का होता है, अर्थात बंध का निर्माण ही कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। इसका मतलब है कि अगर कक्षक नहीं होंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, कक्षक नहीं होंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है जितना ज़्यादा अतिव्यापन उतना ज़्यादा ही बंध मजबूत होगा। इसका मतलब है कि जब अतिव्यापन होगा तो वो एक दूसरे मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिससे क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और बंध भी एकदम मजबूत होगा। अतिव्यापन की परास या रेंज है वो बंध सामर्थ्य के समानुपाती होती है। अतिव्यापन की परास है वो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बंध सामर्थ्य। जितना बंध सामर्थ्य अधिक होगा उतना ही अतिव्यापन होगा। अतिव्यापन की परास या अतिव्यापन ज़्यादा होगा। जब अतिव्यापन ज़्यादा होगा तो बंध सामर्थ्य अपने आप ज़्यादा होगा, जिससे बॉन्ड का वो मजबूत ज़्यादा होगा। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एकदम फुल डिनोट कर दूंगा, समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट देखिए, जब दो कक्षकों का अतिव्यापन करवाते हैं तो दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये तो सिंपल बात है कि जब कक्षकों का अतिव्यापन होते हैं तो दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इनका चक्रण भी है जो विपरीत दिशा में होना चाहिए। ये देखिए प्रथम कक्षक का जो चक्रण है वो इस दिशा में हो रहा है और इसका नीचे की ओर, तो मतलब दोनों का जो चक्रण है वो भी विपरीत दिशा में होना चाहिए, तभी वो एक अतिव्यापन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ है ओरिएंटेशन सेम। ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ है कि जो अक्ष होते हैं कक्षकों के अक्ष, यहाँ देखिए जो पी कक्षक है इसका ये माइनस अक्ष और प्लस अक्ष, प्लस माइनस, ये जो अक्ष होते हैं उनके बारे में। अगर प्रथम परमाणु, जैसे हमने प्रथम परमाणु एस लिया और द्वितीय पी लिया, प्रथम परमाणु एस का प्लस वाला हिस्सा या अक्ष बंध बनाता है तो द्वितीय परमाणु का भी प्लस वाला हिस्सा जुड़ना चाहिए। ये बात है ओरिएंटेशन की। तो यहाँ देखिए अगर प्लस वाला बॉन्ड बनाता है तो सामने वाले परमाणु का भी प्लस आना चाहिए, माइनस कभी बंध नहीं बनाएगा। उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा प्लस माइनस अक्ष के बीच में यहाँ। तो यहाँ क्या है, यही बताता है ओरिएंटेशन में कि प्लस आ रहा है पहले परमाणु का तो दूसरे परमाणु का भी प्लस वाला हिस्सा आएगा, तभी उनमें ओवरलैपिंग होगी और उससे ओवरलैपिंग होने के बाद में क्या है, एक बॉन्ड बनेगा। यहाँ देखिए एक नोट लगा के लिखा हुआ है कि एस कक्षक पर हमेशा ही प्लस अक्ष ही होता है। एक्स कक्षक है वो प्लस ही होता है, उस पर माइनस का होता ही, चार्ज होता ही नहीं है, अक्ष होता ही नहीं है। चार्ज यहाँ अलग है और अक्ष अलग है, हम अक्ष की बात कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस अक्ष हैं यहाँ दोनों, ठीक है। उसके बाद है अतिव्यापन, ओवरलैपिंग क्या होती है। तो देखिए परमाणु के जिन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कक्षक नज़दीक आते हैं। इलेक्ट्रॉन के युग्मन के लिए इन कक्षकों का नज़दीक आकर बंध बनाना ही अतिव्यापन कहलाता है। इसका मतलब है जो परमाणुओं के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका युग्मन नहीं हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन पहले तो नज़दीक आते हैं, फिर उन दोनों में क्या है, युग्मन के लिए कक्षकों में नज़दीक आकर जो बंध बनाते हैं, ओवरलैपिंग होने के बाद जो बंध बनता है, ओवरलैपिंग होती है जो उनके बीच में, उसको कहते हैं अतिव्यापन। उनके बीच में नज़दीक आकर बंध बनाने से पहले जो क्रिया होती है उसे कहते हैं अतिव्यापन। अब हम ओवरलैपिंग के प्रकार देखते हैं कि किन किन कक्षकों के मध्य ओवरलैपिंग हो सकती है। तो पहली है यहाँ एस और एस कक्षक के मध्य ओवरलैपिंग। तो यहाँ दो कक्षक लिए हैं एस एस कक्षक,
ठीक है। इनमें ओवरलैपिंग होगी तो ये दोनों पास पास आएंगे और एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, ओवरलैपिंग होंगे और दोनों एक एक होकर इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये होती है एस एस कक्षक की और एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये दोनों की ओवरलैपिंग है जो सिरेवार हुई, मतलब इन दोनों के जो सीधे ही कक्षक आकर टकराए हैं सीधी एक ही अक्ष पर। ठीक है, एक ही अक्ष पर जब ओवरलैपिंग होती है तो उसे कहते हैं अंतरानाभिकीय अक्ष पर सिरेवार अतिव्यापन, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो दूसरी है एस पी ओवरलैपिंग। एस कक्षक है एक और दूसरा है पी कक्षक, ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, ये भी अंतरानाभिकीय अक्ष पर एक साथ आते हैं। ठीक है, इन दोनों में एक ही बार ओवरलैपिंग होती है, एक ही बार ओवरलैपिंग होकर ये इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इन जब दोनों ये एक जुड़ते हैं तो ये एक साइज बड़ा हो जाता है एक अक्ष और दूसरा इस प्रकार से छोटा रहता है, तो इसे भी हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, एक ही ओवरलैपिंग होती है। नेक्स्ट है पी पी ऑर्बिटल्स की और ओवरलैपिंग, पी और पी कक्षकों के मध्य की ओवरलैपिंग। तो ये देखिए यहाँ दो पी कक्षक है, ये दोनों पास पास आते हैं और ओवरलैपिंग करते हैं, तो ये जो एक ओरिएंटेशन है वो जुड़कर बड़ा हो जाता है और एक एस कक्षक का फॉर्मेशन कर लेता है और दूसरे दो है जो वो पी ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ये बीच का है, ये एक एस कक्षक बन जाता है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब ये दो पी कक्षक हैं जो आसपास आके ओवरलैप्ड होते हैं, ओवरलैपिंग होने के बाद ये दोनों जो बीच का कक्षक है वो बड़ा हो जाता है और वो एक गोल बन जाता है जिससे हम एस कक्षक कहते हैं। एस कक्षक का फॉर्मेशन करता है और दो ये पी है, ये इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। ये भी एक सिरेवार अतिव्यापन है, एक ही अक्ष पर होती है और एक ही ओवरलैपिंग होती है और तब इसे सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये भी सिरेवार अतिव्यापन होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। अब हम एक छोटी सी बात जान लेते हैं कि पी कक्षक की आकृति किस प्रकार होती है। तो पी कक्षक की आकृति देखिए, इसमें तीन अक्ष होते हैं, एक एक्स और एक वाई एक जेड। ये तीनों अक्ष में एक एक कक्ष होता है। ये देखिए ये एक्स कक्षक है, ये इस प्रकार से होता है पी कक्षक सीधा, एक इस प्रकार और एक इस प्रकार, तीन कक्षक होते हैं। इसको हम एक्स वाई जेड किसी को भी मान सकते हैं। ये हुई पी की आकृति। ये इसलिए बताया कि ये आपको थोड़ा आगे नीचे समझ आ जाए। तो देखिए ये हमने पी वाई लिया है, पी कक्षक का वाई लिया है, तो ये देखिए यहाँ ऊपर आपको वाई है वो जो सीधा अक्ष दिखाई दे रहा है कक्षक। तो यहाँ देखिए जब ये दोनों पी कक्षक है आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो दो तरह से ओवरलैपिंग होती है। एक ऊपर के ओरिएंटेशन प्लस की ओवरलैपिंग हुई और एक अंतरानाभिकीय अक्ष के नीचे दोनों के मध्य जो अंतरानाभिकीय अक्ष होता है दोनों ओवरलैपिंग के मध्य वो होती है पार्श्व अतिव्यापन होता है। तो यहाँ देखिए ये माइनस अक्ष है वो अलग से फॉर्मेशन हुआ है, तो ये हुई पाई बॉन्ड, ये होती है पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स और वो होता है जो एक ही बनता है वो होता है सिग्मा। तो यहाँ देखिए ये पाई बॉन्ड इस प्रकार से बनते हैं, ये इनकी ओवरलैपिंग इस प्रकार से होती है, दोनों कक्षक इस प्रकार से जुड़ते हैं, दो बार अतिव्यापन करते हैं, मतलब दोनों एक ही साथ करते हैं लेकिन अलग अलग ओरिएंटेशन में। ठीक है, तो ये हुआ पाई बॉन्ड और इसको कहते हैं अक्ष समांतर अतिव्यापन या अंतरानाभिकीय अक्ष के लंबवत या पार्श्व अतिव्यापन भी कहते हैं। थर्ड है, आगे आते हैं हमारी फोर्थ में कि पी और डी कक्षक की ओवरलैपिंग। तो पी और डी कक्षक की ओवरलैपिंग है वो किस प्रकार होती है वो देखिए, इसमें एक पी कक्षक है और एक डी कक्षक है। तो एक पी कक्षक इधर आता है और डी कक्षक से मिलता है, तो इन दोनों की ओरिएंटेशन तो सेम ही रहेगी वही, और इनसे बीच से अंतरानाभिकीय अक्ष की लाइन है वो जा रही है। तो देखिए इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है, ये भी पाई बॉन्ड बनाती है। ये हुई पी और डी कक्षक की ओवरलैपिंग। और पांचवी है डी और डी कक्षक के मध्य की ओवरलैपिंग, वो भी देख लेते हैं। ये है पी और डी कक्षक के मध्य ओवरलैपिंग, ये दो डी और डी कक्षक के मध्य के ओवरलैपिंग, ये दो डी कक्षक आते हैं इस प्रकार से ओवरलैप्ड होते हैं, दोनों डी कक्षकों के अलग अलग ओवरलैपिंग होती है दोनों के, और ये दो ओवरलैपिंग होती है जिससे ये पाई बॉन्ड बनता है, इसे भी पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं। अब हम इस सिद्धांत की कुछ मोटी मोटी बातें और हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए दो तत्वों के बीच हमेशा ही पहला बंध सिग्मा बंध होता है तथा दूसरा एवं तीसरा बंध पाई बंध होता है। तो एग्जाम्पल देखिए H2 है, H के मध्य एक ही बंध बॉन्ड होता है, तो पहला बंध हमेशा ही सिग्मा होता है,
तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। इसके बाद O2, तो O2 के मध्य दो बॉन्ड होते हैं, तो पहला बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड हुआ। इसके बाद है N2 के मध्य तीन बॉन्ड होते हैं, तो पहला सिग्मा और दूसरा एवं तीसरा बॉन्ड है वो पाई बंद हुए। इसके बाद देखिए सिग्मा बंध पाई बंध से मजबूत होता है और सिग्मा बंध में चक्रण संभव होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा ही पाई बंध से मजबूत होता है, क्योंकि उसका एक ही पार्ट होता है। पाई बंध है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए आप, ये है जो एक दो ओरिएंटेशन है, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो इनमें जो सिग्मा बॉन्ड है इनमें चक्रण हो सकता है, यूं ये घूम सकता है, एकल है ये, ठीक है, ये इस प्रकार से ये घूम सकता है। बट ये है जो इस अंतरानाभिकीय अक्ष के समांतर है ये दोनों, तो ये घूम नहीं सकते हैं, इनमें चक्रण है वो असंभव है। इसके बाद देखिए सह संयोजक बंध बनने में केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं तथा बंध के इलेक्ट्रॉनों का दोनों परमाणुओं के मध्य आदान प्रदान होता है रहता है, जिससे बंध का स्थायित्व बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है कि सह संयोजक बंध बनता है तो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और वो इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य आदान प्रदान होते हैं, जिससे बंध का स्थायित्व बढ़ जाता है, बंध मजबूत होता है। तो इस सिद्धांत के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो, जिससे कि आगे के हम जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे इन स्टेप्स को फॉलो करके। तो पहला स्टेप है कि सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। जो मेन अणु होता है उसका जो केंद्रीय परमाणु है वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग कर उसे धनायन में कन्वर्ट होना करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ एक परमाणु अणु लिया है FeCN6 का -3 होल -3, ठीक है। तो इसमें देखिए केंद्रीय परमाणु तो हो गया, सेंट्रल एटम है वो है Fe और ये Cn है, ये हुआ लिगेंड। तो इसको ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के इसे धनायन बनाना पड़ता है। तो देखिए एक सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण अवस्था वो Fe है, ये अभी हमें पता नहीं है तो इसकी x मान लेते हैं, और Cn की -6 है। तो x-6 इक्वल -3, ये 6 इधर आ जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, x इक्वल -3 + 6, x इक्वल +3, ये हो गई +3 इसकी Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आ गई +3 का मतलब हुआ कि इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें से कम करने हैं। इसलिए जब हम 3 इलेक्ट्रॉन कम करते हैं तो वो धनायन बन जाता है। सेकेंड स्टेप है, इस धनायन के पास लिगैंड को जोड़ने के लिए sp_d कक्षक उपलब्ध होते हैं। ये सिंपल बात है। तो देखिए यहाँ हमने Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था। इसके बाद ये धनायन युक्त Fe है जिसमें से तीन इलेक्ट्रॉन है वो हमने निकाले थे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाल रखा है। तो अब इसमें क्या है कि जो लिगैंड है उसके इलेक्ट्रॉन है हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन है जो 2 के जोड़े में आते हैं उन्हें यहाँ पे हमने जोड़ दी, जिसके लिए ये कक्षक है वो रिक्त पड़े हैं। उसके बाद है जी थर्ड स्टेप में देखिए यह रिक्त कक्षक आपस में मिलकर संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये जो कक्षक हैं ये मिलकर क्या है, संकरित हुए हैं। ये देखिए यहाँ ये सभी अयुग्मित थे, ये प्रबल जो लिगेंड है ये प्रबल लिगेंड है, तो इनको संकरित करके ये इलेक्ट्रॉन है वो संकरित हो गए और संकरित करके इनका संकरण ज्ञात किया जाता है। जैसे ये संकरित हुए तो इनका संकरण हो गया D2sp3, D के 2 है और sp3 B के 3, तो ये संकरण हो गया इसका D2sp3। नेक्स्ट स्टेप देखिए इन
रिक्त संकरित कक्षकों में लिगैंड अपनी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके आयन के साथ बंध बना लेता है। वो जो अभी आपको दिखाया मैंने, उसमें सभी एकांकी इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ जाते हैं लिगैंड के और एक बंध बना लेते हैं आयन के साथ। ठीक है, इसके बाद है इसी संकरण के आधार पर संकुल यौगिकों की ज्यामिति निर्धारित की जाती है। जैसे D2sp3 उसका संकरण आया था, उसके आधार पर उनकी ज्यामिति निर्धारित की जाती है। तो देखिए ज्यामिति इस प्रकार होती है। अगर संकरण ये आते हैं तो इनकी ज्यामिति इस प्रकार होती है। तो देखिए अगर sp संकरण है तो इसकी ज्यामिति है वो होगी रेखीय, और अगर sp2 है तो sp2 के लिए ज्यामिति होती है समतलीय त्रिभुजीय। एक बात याद रखिए कि ज्यामिति और आकृति में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो sp3 का संकरण आता है तो उसकी ज्यामिति होगी वो होगी समचतुष्फलकीय या चतुष्फलकीय। ठीक है, और DSP2 संकरण की ज्यामिति होती है वो होती है समतलीय वर्ग या वर्ग समतलीय। और DSP3 संकरण की ज्यामिति होती है वो होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। और D2sp3 की ज्यामिति होती है अष्टफलकीय, जो कि बाह्य कक्षक संकुल की होती है। ठीक है, और यहाँ sp3d2 की होती है अष्टफलकीय, वो की जो आंतरिक कक्षक संकुल की होती हैं। और D3sp3 संकरण आने पर इसकी ज्यामिति होती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। इसके बाद स्टेप देखिए कि यदि बाह्यतम कोश के संकरण में आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं तो आंतरिक कक्षक संकुल बनता है। आंतरिक कक्षक संकुल को चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। ये देखिए अब इसमें तो देखिए यहाँ ये भी 4D कक्षक है। ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बाह्य 4D कक्षक है, बाहर का 4D कक्षक है, और ये अंदर का 3D कक्षक है। अगर अंदर का डी कक्षक काम में आता है तो आंतरिक कक्षक संकुल बनता है। अगर ये काम में आता, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन आते लिगेंड के, तो ये होता बाह्य कक्षक संकुल। इसलिए ये इसके अंदर के कक्षक के जो हैं उनके उनमें इलेक्ट्रॉन भरने के काम आया है। अंदर वाला कक्षक डी कक्षक 3D लिगेंड के अंदर वाला, तो ये हुआ आंतरिक कक्षक संकुल। नेक्स्ट स्टेप है कि बाह्यतम कोश के संकरण में अगर बाह्य डी कक्षक भाग लेते तो बाह्य कक्षक संकुल बनाता है। अभी आपको बताया कि अगर बाह्यतम कोश के जो संकरण है उसके बाहर वाला डी कक्षक 4D कक्षक काम में आता तो यहाँ बाह्य कक्षक संकुल या चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहलाता। इसके बाद स्टेप है जी, यदि परमाणु आयन के असंकरित कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो वह यौगिक प्रतिचुंबकीय होगा, लेकिन यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वह यौगिक अनुचुंबकीय होगा। अगर सभी इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित होंगे तो तब तो प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए होंगे जिनसे उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, वो प्रतिचुंबकीय होंगे, प्रतिकर्षी होंगे। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, मतलब वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वह यौगिक अनुचुंबकीय होगा। नेक्स्ट स्टेप है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है इस सूत्र से। सूत्र है μ √NN+2, जहाँ n है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखो और +2 करके रूट कर दो। ठीक है, इसके बाद स्टेप है यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वह यौगिक रंगहीन, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब होगा रंगहीन, तथा युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी पूर्ण भरा हुआ कक्षक हो तब होता है रंगहीन। तो कैसे होता है इधर देखिए कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या खाली इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह ऊर्जा ग्रहण करके अपने कक्षक या कोश के ऊर्जा स्तरों में ऊपर व नीचे आते जाते रहते हैं। तो इस क्रिया में मतलब जो अपने ऊर्जा स्तर में ऊपर और नीचे आते रहते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इस क्रिया में वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद है दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड। तो देखिए दुर्बल लिगेंड ये होते हैं
ठीक है। दुर्बल लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। अगर दुर्बल लिगेंड होते हैं तो वहाँ पर जो पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो केंद्रीय परमाणु के, उनका युग्मन नहीं होता है। कैसे, देखिए इधर, ये देखिए यहाँ ये Cn है, ये एक प्रबल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड है तब तो यहाँ युग्मन हुआ है। ये देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, इनको आपस में युग्मन करके ये यहाँ कर दिए, युग्मन करके दो ने जोड़े बना लिए और एक अयुग्मित पड़ा है। अगर प्रबल लिगेंड होता है तब तो इनमें युग्मन होता है, लेकिन यहाँ अगर दुर्बल लिगेंड होता तो यहाँ युग्मन नहीं होता, ये ऐसे ही अयुग्मित रहते और लिगेंड है वो यहाँ से भरने स्टार्ट होते, इन कक्षकों से भरने स्टार्ट होते। तो ये है दुर्बल लिगेंड। और जो प्रबल लिगेंड है होने पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। अभी आपको बताया कि प्रबल लिगेंड होते हैं तब तो युग्मन होता है, और दुर्बल लिगेंड होते हैं तब उनका युग्मन नहीं होता है। और ये प्रबल लिगेंड लिखे हुए हैं। इसके बाद है कि अणुओं के निर्माण में दोनों परमाणुओं के मध्य आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो इसे एकल सह संयोजक बंध कहते हैं। मतलब अणु निर्माण होता है तो अगर दोनों परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर साझा करते हैं, बंध बनाते हैं, तो उसे एकल सह संयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल लिया है हमने Cl और Cl बंध का। तो देखिए Cl और Cl के मध्य बंध बनता है किस प्रकार। तो Cl क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये है बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3s2 3p5। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार भरे जाएंगे। प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय में 8 और तृतीय में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए सातों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर इस प्रकार होंगे, एक इधर, ये इसके चारों ओर 7 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन देकर साझा करेंगे और एक अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसने भी, इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन देकर अपना साझा किया, और दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब अपना अष्टक पूर्ण किया। तो ऐसे बंध को कहते हैं एकल सह संयोजक बंध। इसके बाद है कि जब कोई अणु दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है तो वह द्विसह संयोजक बंध कहलाता है। मतलब अणु निर्माण में दोनों परमाणु अपना दो दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, अपने दो दो, तब वो है क्या, द्विसह संयोजक बंध कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन देते हैं और द्विबंध बनाता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 और 2p4। मतलब इनका जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है, और बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है 6। ठीक है। तो अब इन दोनों के ऊपर है 6 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब ये दो दो का साझा करेंगे तो इनका अष्टक पूर्ण होगा। तो इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर इन्होंने अपना अष्टक पूर्ण किया, और इस प्रकार से द्विबंध बना लिया। ठीक है। तो ये होता है द्विसह संयोजक बंध। इसके बाद है कि अणु के निर्माण में दोनों परमाणु अगर 3 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं, इसलिए इसे त्रिसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है अपने 5। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2 2s2 और 2p3। सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 होता है। तो इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन आए 5। ठीक है। तो अब ये 5 5 इलेक्ट्रॉन हैं इन नाइट्रोजन के ऊपर पड़े हुए हैं। अब ये 3 3 का साझा करेंगे तभी इनका अष्टक पूर्ण होगा। तो ठीक है। तो इसने भी 3 दिए और इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये 3 बंध बन गए, इसलिए ये त्रिसंयोजक बंध हो गया। ये हमारी आज की वीडियो थी। इसमें आपने वीबीटी थ्योरी के बारे में पढ़ा एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट 2 आपके लिए जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। उस पार्ट 2 में आपको ये थ्योरी है जो एक्सप्लेन करके समझाई जाएगी। अभी मैंने आपको जो ये थ्योरी है सिंपल बताई है, थोड़ी थोड़ी, मतलब एकदम सामान्य तौर पे बताई है। नेक्स्ट पार्ट में आपको एकदम एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल लिए जाएंगे, एक्सप्लेन करके आपको पूरी करवा दी जाएगी।
तो थैंक यू गाइस, जल्दी ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।